Hello dear bankers, a very warm welcome to all you board JIB CIB YouTube channel. This is your friend and your teacher CMA Disha Dua, and we are preparing for your CAIIB examination BRBL subject. Your exams are coming November December 2023 and we are starting with the first class of your module D, Indian Contract Act 1872. ये एक ऐसा एक्ट है जिसको पढ़ने में हमें कुछ समय लगता है क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी पर्टिनेंट है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये एक्ट आपकी मैकमिलन अगर उठाते हैं तो काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है और उस डिटेल को मैं पिक्चर्स की भाषा में इजी लैंग्वेज में क्वेश्चंस के साथ आज आपके पास फर्स्ट सेशन लेकर आई हूँ। अगर आपको आज का सेशन समझ आता है, मज़ा आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का फर्स्ट क्लास आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आज का सेशन समझ आता है तभी आपको आने वाले सेशंस में चीज़ें बेटर तरीके से समझ आएगी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो, प्लेज हो, एजेंसी हो या फिर गारंटी हो। ओके, ऑल ऑफ दिस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। अगर आपको असेंशियल्स समझ आते हैं तो आइए फटाफट से विदाउट एनी फर्दर अडूज आज का सेशन शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है कर लीजिए, वरना बाय द एंड ऑफ द सेशन तो पक्का कर लीजिएगा अगर आपको मज़ा आ रहा है क्लास में। ओके, क्योंकि एक ऐसा एक्ट है गाइस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो हम डेली लाइफ में भी बहुत यूज़ करते हैं। जैसे कि जब हम जाते हैं किसी पिज़्ज़ा की शॉप पर और बोलते हैं भैया ज़रा एक पिज़्ज़ा पैक कर देना, या किसी कुरियर की दुकान पर, या हम ऑनलाइन भी ऑर्डर प्लेस करते हैं कि हमारे घर से, हमारी शॉप से, हमारे बैंक से ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लो, ये हमें डिलीवर करने हैं, या खुद जाके दिए आते हैं। या जब हम किसी दुकान पे जाके बोलते हैं भैया 2 बिस्किट के पैकेट देना, जो ये हम डेली लाइफ में कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं। वो हो सकता है ओरल हो, रिटन हो, इम्प्लाइड हो, एक्सप्रेस्ड हो, बहुत सारे तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट जो है उसको हम बेहतरीन तरीके से आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। ये एक ऐसा एक्ट है जो बहुत ईजी है और इंटरेस्टिंग भी है, और एक इंटरेस्टिंग वे में आज हम इस सेशन को समझेंगे। बेसिक जो वेरी बेसिक ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसको समझने वाले हैं। यहाँ से जून 2023 में एक केस लॉ भी आया था। जितने भी केस लॉज हैं सेक्शन 10 के अंदर, मतलब जो असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर, वो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का अगर फ्रेमवर्क बोलो तो ये पूरे इंडिया पर लगता है दोस्तों। इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872, मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने का लॉ है, अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून है। यहाँ पे जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो सेक्शन 1 से सेक्शन 75 में आते हैं, और आज के सेशन में हम यही बात करने वाले हैं। ओके, इसी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। आगे की जो भी बातें हैं, चाहे वो इंडेमनिटी है, गारंटी है, बेलमेंट है, प्लेज है या एजेंसी है, वो आपके आते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, जो भी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे हल्का सा इसके बारे में आपको परव्यू देने वाली हूँ, ओवरव्यू देने वाली हूँ। ठीक है, फिर बात करते हैं इतने सारे सेक्शंस हमें याद करने हैं क्या? नहीं, हमें इतने सारे सेक्शंस याद नहीं करने हैं। एक्चुअली सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आप हमारे BRBL एग्जाम में, CIB में, बट वो 3 से 4 मतलब मैक्सिमम 5 नंबर का लेकर चलो। तो जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस होंगे हम कोशिश करेंगे उन्हें दिल में उतारने के लिए, बट हम बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे सेक्शंस में। जितने याद हो पाएंगे वो कर लेंगे, उनको हम कोशिश करेंगे। आई ट्राई टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, हाउ ट्रिक्स ऑफ इट, कि कैसे उन्हें याद किया जा सकता है, कैसे रिटेन किया जा सकता है, वो हम कोशिश करेंगे। बट बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, स्मार्टली पढ़ेंगे ताकि जो बैलेंस क्वेश्चंस हैं, बैलेंस पोर्शन है, वो अच्छे से मैनेज करें। क्योंकि हम समझते हैं खाली एक तो BRBL सब्जेक्ट नहीं है, प्लस ऑफिस भी तो है, घर भी तो है, तो हमें सब कुछ मैनेज करना है। वो मैनेज करते हुए पढ़ाई करनी है नेक्स्ट 3-4 मंथ्स बेहतरीन तरीके से, एंड गिव आवर बेस्ट टू क्लियर, एंड वी आर देयर विद यू। ठीक है,
अब बात करते हैं पहले क्या था, जो सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड एक्ट होता था ना, मतलब जो भी लॉज होते थे वो सेक्शन 76 से 123 में कवर होते थे। कौन से एक्ट के अंदर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही। आज ये रीअपील हो गया है, इट इज़ एन रीअपील्ड एक्ट, ये रीअपील हो गया था 1930 में। 1930 में एक सेपरेट एक्ट बन गया सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये हमारा नेक्स्ट एक्ट ही है, मतलब अगर हम मॉड्यूल डी देखते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के बाद आप सोगा ही पढ़ते हैं। फिर बात करते हैं लॉज रिलेटिंग टू पार्टनरशिप बिजनेस। पहले ये भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट होता था, अब इसके लिए भी एक सेपरेट एक्ट बना हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये भी रीअपील हो गया था 1932 में, ये भी हमारे सिलेबस में है। तो पहले हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं, फिर हम सोगा पढ़ते हैं, फिर पार्टनरशिप पढ़ते हैं और फिर कंपनीज की ओर मूव करते हैं। बट तीनों ही पहले ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही पार्ट होते थे। अब खाली हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को सेपरेट पढ़ते हैं और इन दोनों को अलग से देखते हैं। और आज के सेशन में तो हम जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सेक्शन 1 से 75 में आता है, अगर मैं बेयर एक्ट उठा लेती हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में, जो सेक्शन 124 से 238 आता है, कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, ये जब मैं पर्टिकुलरली स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ा रही होंगी वहाँ मैं बताती चली जाऊँगी। जो इंपॉर्टेंट होंगे वो क्लास में ही हम याद कर लेंगे, और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है एग्जाम में आने के लिए, उनको हम छोड़ते हुए स्मार्टली पढ़ाई करेंगे। ओके, सेक्शन 124 से 147 बात करता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में। सेक्शन 141 से 181 आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज के बारे में। बहुत मज़ा आता है जब हम क्लास में ये क्वेश्चंस करते हैं, ये टॉपिक्स पढ़ते हैं। आपको इन जनरल जो लाइफ में ट्रांजैक्शंस हो होंगी वहाँ सब ये दिखने लगेगा, ये सब दिखने लगेगा। मतलब एग्जाम में तो अच्छे नंबर ले ही आएंगे हम, इन जनरल भी ग्रो करने वाले हैं। सेक्शन 182 से 238 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में। बट आज तो हम बात करने वाले हैं जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में ही एज एन ऑब्जेक्टिव। आज हमारा बैंकर्स की तरह समझना ज़रूरी ये है कि कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या असेंशियल एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। बट उससे पहले, बिफोर वी मूव इन द डिटेलिंग्स ऑफ दीज असेंशियल एलिमेंट्स, पहले ये तो समझे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए हमको कुछ बातें समझनी पड़ेगी। आइए फटाफट से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, हेयर वी हैव द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन योर स्क्रीन। दो स्टेटमेंट शुरू करेंगे और फिर डिटेल में जाएंगे। पीछे जो एक पैराग्राफ हमने छोड़ा है उसकी टेंशन मत लेना, उसको मैं समझाने वाली हूँ। आइए देखते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स but all agreements are not contracts। अगर हमें ये बातें, दो स्टेटमेंट समझ आती है ना, आज का सेशन तो एकदम लड्डू होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट्स होते हैं, बट सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं। उसके लिए हम कुछ ये टर्मिनोलॉजी समझने वाले हैं, 6 वर्ड्स समझेंगे ताकि हमें चीज़ें थोड़ी ध्यान से अभी की अभी समझ में आ जाए। तो क्या होता है, एक प्रपोजल होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला, क्या आप मेरे से पेन खरीदना चाहेंगे? आपने बोला कि ठीक है, मैंने एक ऑफर किया, आपने इसको एक्सेप्ट किया और हमारे बीच हुआ एक प्रॉमिस कि ठीक है जी, हम आपको एक हाथ से पेन देंगे, आपसे दूसरे हाथ से पैसे लेंगे। जिस जो पैसे हैं, जो समथिंग इन रिटर्न मिल रहा है, उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। जब मैंने आपको ये पेन दिया और आपसे 2000 रुपये लिए तो ये बन गया कंसिडरेशन, और इस बात पे हमने, आपने और मैंने अग्री किया तो ये बन गया अग्रीमेंट, ये बन गया अग्रीमेंट। और जब ये अग्रीमेंट आप एनफोर्स कर सकते हैं, मतलब कानून के दरवाजे खटखटा सकते हैं इनके समथिंग गोज रॉन्ग, तो ये बन जाता है एनफोर्सिबल या एनफोर्सिबिलिटी। जब किसी जब किसी अग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी ऐड हो जाती है तभी वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। मैम ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आया, आइए समझते हैं विद हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल्स। आइए, जैसे ये है मिस्टर एक्स,
मिस्टर एक्स ने फ्लिपकार्ट पे गए और उन्होंने कुछ सामान खरीदा। जब सामान खरीदा, पेमेंट तो उन्होंने ऑनलाइन कर दी, बट सामान नहीं आया या सामान वैसा नहीं आया जैसे ऑर्डर किया था। ठीक है, जब नहीं आया तो क्या मिस्टर एक्स कोर्ट के पास जा सकते हैं और केस कर सकते हैं फ्लिपकार्ट के अगेंस्ट? कर सकते हैं क्या? मतलब एक प्रपोजल था, फ्लिपकार्ट ने बोला मेरे से ये सामान खरीदो, पेन खरीदो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स ने खरीद लिया, एक्सेप्टेंस आया, कंसिडरेशन हो गई, प्रपोजल हुआ, प्रॉमिस हुआ, कंसिडरेशन हो गया, अग्रीमेंट आ गया, और इस अग्रीमेंट को जब हम लेकर चले गए कोर्ट ऑफ लॉ के पास, क्योंकि जा सकते हैं, क्योंकि एनफोर्सिएबल है, तो ये जो इन दोनों के बीच में अरेंजमेंट हुआ ना, यही कॉन्ट्रैक्ट है, यही तो कॉन्ट्रैक्ट है। जब किसी अग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी आ जाती है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। मैम ये तो समझ में आया, बट आपने बेड का पिक्चर क्यों लगाई है? बेड की पिक्चर इसलिए लगाई है क्योंकि बेड है से हम सेक्शंस याद कर लेंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, जनरली बोल रही हूँ, 99% ऑफ द टाइम जो भी एक्ट हम पढ़ेंगे उनकी डेफिनेशन हमें सेक्शन 2 में दिखेंगी। सेक्शन 2 का सबसेक्शन बदलता रहेगा, बट डेफिनेशंस, एप्लीकेबिलिटी सारी सेक्शन 1 में आती है और डेफिनेशन सारी सेक्शन 2 में आती है। मैं इन जनरल बोल रही हूँ, कहीं कहीं पर इसके एक्सेप्शंस भी हैं। ओके, जैसे जब मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन बोलती हूँ तो सेक्शन 2H के अंदर हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट, जो बेड है का H है ना। सेक्शन 2E के अंदर पढ़ते हैं हम अग्रीमेंट, जो ये अग्रीमेंट है ना, एनफोर्सिबिलिटी अगला वाला है, बट इससे पहला वाला ही E है। सेक्शन 2D के अंदर पढ़ते हैं हम कंसिडरेशन, और सेक्शन 2B में हम पढ़ते हैं प्रॉमिस। तो BED है, बेड है से हमें 4 सेक्शंस भी याद हो गए। अब एग्जाम में अगर सेक्शन पूछ लेते हैं इनमें से तो हमें आते होंगे, नहीं पूछने तो तभी भी हमारे दिल में, हमारे जहन में ये सेक्शंस उतर चुके हैं। ऐसे ही जो सेक्शंस इंपॉर्टेंट होंगे मैं कोशिश करती हूँ कि उनको ट्रिक्स के साथ, चार्ट्स के साथ, पिक्टोरियल वे में आपके पास लेकर आऊँ, जिससे आपके लिए चीज़ें समझना, रिटेन करना आसान हो जाए। और बहुत ज़्यादा हम सेक्शंस पे ध्यान नहीं देने वाले हैं, ऐसा मैं 2-3 बार आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अभी आपके दिल में उतार रही हूँ, ताकि आपको बाद में जब हम 24 मोर एक्ट्स पढ़ने वाले हैं आपको इस बात का टेंशन ना हो, क्योंकि लॉ है तो एक्ट्स होंगे, सेक्शंस होंगे। एक्ट तो हमारे लिए है ही, क्योंकि पूरी यूनिट एक्ट है, बट सेक्शन हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। मैम ये तो आपने एग्जाम्पल सही दिया एनफोर्सिबिलिटी का, बट क्या कोई ऐसा भी होता है जहाँ 2 लोगों के बीच में अग्रीमेंट हो और वो एनफोर्सिबल ना हो? हाँ जी बिल्कुल होता है, ये इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मान लेते हैं ये है पापा जी और ये है बेटा जी। पापा जी ने बेटा जी को बोला, बेटे आपके ना 10th क्लास के पेपर है, अच्छे नंबर लाइएगा, अगर आप 90+% नंबर आएंगे ना तो मैं आपको टैब लेकर दूंगा। बेटे ने खूब मेहनत करी, एकदम बढ़िया नंबर लेकर आया, 90 क्या 92% नंबर लेके आया, भाग भाग के पापा जी के पास पहुंचा और पापा जी को बोला, पापा जी 92% नंबर। पापा जी ने कहा बहुत बढ़िया, शाबाश बेटे, चलो मिठाई लेके आते हैं, भगवान जी को ऑफर करते हैं और सबको बांटते हैं। पापा के साथ गए, मिठाई भी आ गई, सब कुछ हो गया। पापा जी से बेटा जी बोलता है, आप कुछ भूल रहे हैं, हम कब जाएंगे? पापा जी पूछ रहे हैं कहाँ जाएंगे? अरे आपने बोलता टैब लेके देंगे। पापा जी बोल रहे हैं हाँ वो तो मैंने ऐसे ही बोला था बेटे, पढ़ाई करोगे अपने लिए, नंबर आएंगे अपने लिए, हमने तो अपनी जिंदगी जी ली, तो क्या बेटा जी ले जाएंगे कोर्ट ऑफ लॉ अपने पापा को? क्योंकि उन्होंने एक वादा किया था जो वो निभा नहीं रहे हैं, एक वादा किया था जो निभा नहीं रहे, कि कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये एनफोर्सिएबल ही नहीं है। बोले तो ये एक लीगल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रही है बिटवीन 2 पार्टीज। यहाँ पे लीगल रिलेशन नहीं है, जस्ट एक सोशल रिलेशनशिप है। एंड वील अंडरस्टैंड अबाउट दीज रिलेशनशिप्स मोर, बट अभी के लिए हमें एनफोर्सिबिलिटी तो समझ में आ गया है ना दोस्तों। तो हमने क्या बोला, हर
कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होगा, बट ज़रूरी नहीं हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो। इस अग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी होगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जब आपके पास क्वेश्चंस केस के फॉर्म में, केस बोले तो कहानियों के फॉर्म में, जैसे मैंने फ्लिपकार्ट और मिस्टर एक्स का एग्जाम्पल लिया, पापा जी और बेटा जी का एग्जाम्पल लिया, जब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे आप उनको अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि हमने तो क्लास में पढ़ा ही ऐसा है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हमने पीछे देखा था वही यहाँ पर लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जिसे एनफोर्स किया जा सकता है लॉ से, लॉ के द्वारा। मीनिंग देयरबाय द राइट एंड ऑब्लिगेशंस arising out of the contract must be enforceable in a court of law, only then it becomes contract under section 2H of Indian Contract Act 1872. All agreements between two or more parties are contract if satisfy following. ये क्या है, ये क्या क्या है, आइए देखते हैं क्या क्या है। ये फ्री कंसेंट से होना चाहिए, अपनी मर्जी से होना चाहिए जितने भी पार्टीज हैं। इट इज़ मेड बाय पार्टीज और कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कोई लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं, हाँ जी, इन्हीं के बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे। ओके, इट इज़ मेड फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, मतलब जो इन रिटर्न दे रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए। कहीं पता चल रहा है कुछ धीरे धीरे धीमे धीमे वाली बात हो रही है। इट इज़ मेड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है मैम, इसको भी बताएंगे आपको। इट इज़ नॉट डिक्लेयर्ड एज एक्सप्रेसली वॉइड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैम ये वॉइड ही क्या होता है, देखिए क्या है ना, हमारे कंटेंट में सिर्फ इतनी बातें लिखी है और इसको समझाया हुआ है, मैं समझा दूंगी, बट अगर हमें यही नहीं पता है ये कंसिडरेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है, फ्री कंसेंट क्या होता है, ये बातें ना सिर्फ रटने वाली हो जाएंगी। तो वी आर गोइंग अ लिटिल बियॉन्ड योर कंटेंट विच इज़ गिवन इन मैकमिलन, ताकि हमें चीज़ें समझ में आए और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उनको कर लें। क्योंकि जो एग्ज़ाम में जून में, रिसेंट जून 2023 में BRBL जब पहली बार आपका सब्जेक्ट आया था, यहाँ से केस लॉ है, केस स्टडी नहीं, केस लॉ बोले तो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ये केस लॉ है, यहाँ से क्वेश्चन आया था। अब हो सकता है इस बार रिपीट हो जाए, हो सकता है किसी और से आ जाए, क्योंकि यहाँ पे बेल्फर वर्सेस बेल्फर भी एक केस लॉ है, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ऐसी बहुत सारे केस लॉज हैं जो मैं आपको कोशिश करूँगी, या मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं पक्का से आपको क्लास में ही समझा दूंगी, ऐसे कि आपको दोबारा देखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अभी के लिए इन 5 पॉइंटर्स को अगर आपको नहीं समझ आया, टेंशन नहीं लेनी, इनको मैं डिटेल में समझाने वाली हूँ। बट बिफोर एक्सप्लेनिंग देम आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू सर्टेन टर्मिनोलॉजीज टू मेक थिंग्स ईजियर, टू मेक थिंग्स मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिस अग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी आ जाती है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट्स होते हैं, बट सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो की कंपोनेंट्स देखते हैं, जैसे कि जब ये राजा बोले तो हीरो है, हीरोइन को बोल रहा है कि बन जा तू मेरी रानी, तुझे महल दिलवा दूंगा, तुझे महल दिलवा दूंगा। हाँ, तो ये कौन बन गया, जो हीरो है इज द प्रोमिसर, और जो हीरोइन है ये प्रोमिसी, जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है वो होता है प्रोमिसी, और जिससे जो प्रॉमिस करता है वो बनता है प्रोमिसर। ओके, दो लोगों के बीच में बातचीत हुई, वार्तालाप हुआ और एक एक्सेप्टेंस हुई। उस एक्सेप्टेंस में जब कंसिडरेशन आ जाती है तो वो अग्रीमेंट बन जाता है, उस अग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी बन जाती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इतनी बात हमें समझ में आई, जिसने जब प्रपोजल को कंसेंट मिलता है, यस मिलता है, कहता है हाँ ठीक है मैं तुमसे तो ये रानी बनने को तैयार हूँ, कंसेंट हो गया ना, दोनों ने ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया, प्रॉमिस आ गया, उसमें जैसे ही कंसिडरेशन आता है वो अग्रीमेंट बन जाता है। जो बंदा प्रपोजर करता है वो प्रॉमिसर है, जिसको किया जाता है वो प्रॉमिसी है। ये बात मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल के साथ समझाई थी और अभी स्क्रीन पर लिखी हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस समझेंगे ताकि हमें जो असेंशियलिटीज़ हैं वो अच्छे से समझ में आए। ओके, आइए देखते हैं। ये 5-6 बातें जो पीछे थी उससे भी ज़्यादा बातें हम पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में, बट अभी के लिए इसे पार कर देंगे ताकि हमें एक एक वर्ड, चाहे वो लॉफुल कंसिडरेशन हो, चाहे फ्री कंसेंट हो, चाहे वो लॉफुल ऑब्जेक्ट हो या कंपीटेंट हो या ये तो खैर ये तो हमें समझ आएगी एनफोर्सिबिलिटी। जो भी बातें यहाँ पर लिखी है हो सकता है हर एक वर्ड आपको ना समझ आए, इसलिए हर एक वर्ड को पहले हम समझाएंगे ताकि ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ पाए। आइए पहले बात करते हैं सेक्शन 2G के अंदर ना वॉइड अग्रीमेंट बताया हुआ है। व्हाट इज वॉइड अग्रीमेंट? जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारे गब्बर सिंह जी,
गब्बर सिंह और मोगैम्बो खुश हुआ। मोगैम्बो ने गब्बर सिंह को बोला कि अगर तुम मिस्टर एक्स को मारकर आओगे ना तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, ऐसा प्रॉमिस किया। गब्बर सिंह गए और डिश क्याऊं कर दिया। अब गए ये सरकार, गए सरदार मार दिया जी। मोगैम्बो बोल रहा है, मोगैम्बो खुश हुआ बट पैसे नहीं दे रहा है, पैसे नहीं दे रहा है। तो क्या गब्बर सिंह इनको लेकर कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं? क्या ये एनफोर्सेबल है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है? नो 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 नो, ये तो इलीगल है, एनफोर्सेबल हो ही नहीं सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड। क्या है ये? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। समथिंग दैट इज नॉट एनफोर्सिएबल, एन अग्रीमेंट दैट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज वॉइड। जिसे एनफोर्स नहीं किया जा सकता, एक एग्रीमेंट को जिसे एनफोर्स नहीं किया जा सकता वो वॉइड ही होता है। कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बता दिया, जब एक एग्रीमेंट को एनफोर्स कर सकते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है ना, सेक्शन 2H के अंदर। अब है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब हम कभी कोई चीज़ अपनी मर्जी से नहीं कर रहे होते हैं, है ना, जब कोई चीज़ हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे होते हैं तो वो वॉइडेबल बन जाता है। मतलब मान लेते हैं दिस इज मी, ओके, एंड दिस इज माई सिस्टर। मेरी सिस्टर आई और उसने मेरे को ज़ोर ज़बरदस्ती से या बोला यार तू मेरी बहन नहीं है, मेरे लिए काम नहीं करेगी क्या, अनड्यू इन्फ्लुएंस कर दिया। या फिर किसी डॉक्टर ने या किसी डॉक्टर ने कोई बात बोली कि अगर ऐसा नहीं करोगे ना तो तुम्हारी किडनी फेल हो जाएगी। बेसिकली ऐसा सिचुएशन है, ऐसी सिनेरियो है जहाँ पर आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो, या तो ज़ोर ज़बरदस्ती जिसे हम कोएर्जन बोलते हैं, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस है, मतलब आपका एक ऐसा रिलेशन है कि आप एडवांटेज उठा सकते हो। ठीक है, बेसिकली कंसेंट फ्री नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं हो रहा, किसी न किसी के बहकावे में आके हो रहा है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी बागबान, है ना, बागबान में क्या कहा गया था, अमिताभ बच्चन को बेटे ने बोला कि ऐसा है तुम अपना रिटायरमेंट मनी मुझे दे दो, मैं अपनी गाड़ी खरीदूंगा, आप हमारे साथ रह लेना बाद में, और बाद में मैं यहाँ तू वहाँ करने लगते हैं। अब अगर एक पार्टी के पास ये ऑप्शन है, जैसे मेरे पास, मेरी सिस्टर ने अगर मेरे से अनड्यू इन्फ्लुएंस में करा के कोई प्रॉपर्टी के कागजात पे साइन करा लिए या कुछ भी व्हाटएवर इट इज़, है ना, तो अगर मैं कोर्ट ऑफ लॉ में चली जाती हूँ कि मेरे साथ ना मेरी मर्जी के खिलाफ जाके ये काम कराया गया है, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को जो मेरे और मेरी सिस्टर के बीच में हुआ था, या जो बागबान मूवी में अमिताभ बच्चन और उसके बड़े बेटे अमन के बीच में हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं वॉइड करा सकती हूँ। ऐसा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर 1 है। वरना ऑप्शन नंबर 2 क्या हो सकता है, ये ठीक है यार बहन तो मेरी है ना, आज भी इसका कल भी इसका, या बागबान में अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं आज भी मेरे बेटे का कल भी मेरे बेटे का, इट इज़ फाइन। तो अगर मेरे ऑप्शन से कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वैलिड बन जाता है, मेरे ऑप्शन मतलब जो अग्रीव्ड पार्टी है जिसके साथ गलत हुआ है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है या ये अग्रीमेंट हो जाता है वॉइड अग्रीमेंट, क्योंकि ये बन जाता है वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन जाता है ये? वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयरटू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज अ वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड if the party having the option do not make it valid। अगर ये जाते ही नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ के पास, अगर मैं जाऊंगी नहीं कोर्ट ऑफ लॉ के पास, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वेरी मच वैलिड रहने वाला है। ठीक है जी, अगर मैं जाती हूँ जिसके साथ गलत हुआ है, जो अग्रीव्ड पार्टी, अगर वो चला जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो वॉइड कराया जा सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को, तो इसे बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड अग्रीमेंट तो देख लिया था जो इलीगल था, मोगैम्बो और गब्बर सिंह के बीच में हो रहा था, है ना। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं, जो अग्रीमेंट एनफोर्स नहीं हो पा रहा था, वो तो वॉइड अग्रीमेंट था। अभी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जैसे मान लेते हैं ये है शाहरुख खान,
पठान, झूमे जो पठान मेरी जान, हाँ वही वाला पठान, ये पठान है। और ये दीपिका पादुकोण है। दीपिका पादुकोण का नाम क्या था मैं भूल गई, मुझे तुम कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग, ठीक है। ये दीपिका पादुकोण है, पठान वाली मूवी में जो हीरोइन है दीपिका पादुकोण है, ठीक है। पठान ने दीपिका के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, बोला मूवी में दीपिका ने पठान को धोखा दिया था, अब ऐसा करते हैं पठान देगा धोखा। चलो खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। दीपिका ने बोला कि मेरी ना एक चाय की टपरी है। दीपिका ने पठान को बोला कि तू मेरी एक चाय की टपरी है, अगर तू मेरी चाय की टपरी पे काम करेगा तो मैं तुझे हर महीने 10,000 रुपये तनख्वाह दूंगी। पठान ने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है, मैं चाय बेचूंगा, चाय जाके लोगों को सर्व करूंगा और 10,000 रुपये कमा लूंगा। ये बात हुई थी, मान लेते हैं 1 जुलाई 2023 को ऐसी बातचीत हुई थी। बोले तो ये कॉन्ट्रैक्ट जब एंटर हुआ था तब 1 जुलाई 2023 को ये चाय की टपरी थी, ठीक है। और बोला कि तुम ना मेरी दुकान में 10 जुलाई से काम करने शुरू कर देना, 10 जुलाई 2023 से मेरी दुकान पे काम करना शुरू कर देना। अभी कुछ रेनोवेशन हो रही है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 6 जुलाई को इस चाय की टपरी पे, दीपिका की चाय की टपरी पर लग गई आग लग गई, बस अब ये है ही नहीं, चाय की टपरी ही नहीं रही। तो क्या अब 10 जुलाई को जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था एग्जीक्यूट, वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था तब वहाँ पे प्रपोजल था, प्रॉमिस था, कंसिडरेशन था, एग्रीमेंट था, एनफोर्सिबिलिटी भी थी, स्टार्टिंग में एनफोर्सिबिलिटी भी थी। बट जब वो काम करने का समय आया तो वो सीज हो गया, स्टॉप हो गया। इट कैन नॉट बी एनफोर्सिबल, इट सीजेस टू बी एनफोर्सिबल एंड देयरफॉर इट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। Okay, a contract which ceases to be enforceable becomes void when it ceases to be enforceable. जब समय आया ना करने का तो वो सीज हो गया, स्टॉप हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं पा रहा था, तो वो बन जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जैसे पठान का हो गया दीपिका पादुकोण के साथ। ओके, विद दिस नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो जो हमारे कोर्स में अभी तक जो हमने टर्मिनोलॉजीज देखी ना, वो हमारे को बता नहीं रखी है डिटेल में हमारे कंटेंट में, बट अगर हमने वो समझा नहीं होता तो हमारे लिए एसेंशियल समझना मुश्किल हो जाता। आइए एसेंशियल्स देख लेते हैं। जैसे कि एक इंसान को धरती पे जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, खाना चाहिए, घर चाहिए, पेड़ पौधे चाहिए, हवा चाहिए, ऐसे ही किसी कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है। All agreements are contract if they are made by free consent of parties competent to contract for a lawful consideration and a lawful object which are not hereby expressly declared to be void। वैसे तो ये 5 ही हैं essentials, but there are 5 more that we are going to discuss, क्योंकि वहाँ से भी questions बन सकते हैं। और section 10 बात करता है essentialities of a valid contract। शुरू करते हैं पहले पॉइंटर के साथ, जो अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट तो हमें पता ही है, मैं आपको कुछ बेचना चाह रही हूँ, आपको खरीदना चाह रहे हो, कंसिडरेशन भी है, प्रपोजल भी है, प्रॉमिस भी है, अग्रीमेंट हो गया, इसमें तो कुछ नया नहीं है। फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, पार्टीज कंपिटेंट, legality of object, legal relationship, agreement not explicitly declared to be void, consensus ad idem, certain capable of performance and legal formalities। ये क्या है आइए समझेंगे। अग्रीमेंट वी हैव टॉक्ड अबाउट, एक बार फिर देख लेते हैं, जितनी बारी देखेंगे उतनी बारी दिल में उतरेगा, और पिक्चर्स के साथ तो हम भूल ही नहीं सकते। ये कौन है? हमारे हल्क गए टाइम स्टोन लेकर, हाँ टाइम स्टोन लेके स्पेस में पहुंच गए और किसी और प्लैनेट पे जाके एक एलियन से मिले, और इन हल्क इन्हें भूख लग गई, ठीक है। और एलियन कह रहा हमारे यहाँ भी चलते हैं, मनी हमारे यहाँ भी चलती है, तुम्हारे यहाँ डॉलर और रुपए चलते हैं, हमारे पास अपनी करेंसी है। ओके, बोला ऐसा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नहीं तुम मुझे पैसे दो मैं तुम्हें खाना दूंगा, ठीक है। तो देयर इज अ प्रपोजल, देयर इज अ प्रॉमिस, देयर इज कंसिडरेशन एंड देयर इज देयरफॉर अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट ही तो है, कुछ नया है क्या? ये तो हम पढ़ चुके हैं, नथिंग न्यू। फ्री कंसेंट, अब अगर आपको बागबान वाली बात अच्छे से समझ अगर नहीं भी आई थी, अभी आपको बहुत मजे से समझ आने वाला है। और वॉइडेबल कहानी क्या होती है ये देखेंगे। ये है हमारे गुड्डू भैया,
मिर्ज़ापुर देखी है आपने? मैंने स्टार्टिंग में देखी थी, बहुत वायलेंस था, मैं देख नहीं पाई, कोई बात नहीं, बट मैं दोनों कैरेक्टर को जानती हूँ। आइए देखते हैं। ये गुड्डू भैया है। गुड्डू भैया ने मुन्ना भैया के सर पे ये गाड़ी है ना, जो गुड्डू भैया ऑन गन पॉइंट आज मुन्ना भैया टू सेल हिज कार फॉर ₹1 लाख। ये गाड़ी की कीमत मान लेते हैं 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए की गाड़ी 1 लाख रुपए में लेने को तैयार गुड्डू भैया। इन्होंने पढ़ के गए थे, ये बॉलीवुड बोर्ड पे आए थे, पढ़ के गए थे दिशा मैम से कि कंसिडरेशन नहीं है ना, तो अग्रीमेंट नहीं है और एनफोर्सेबल होगा तभी क्या नाम है जी, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, इन्होंने कहा कि पैसे तो देंगे हम, बट 10 लाख नहीं देंगे, 1 लाख रुपए देंगे। मुन्ना भैया के बेचारे जान प्यारी है हमको, जान प्यारी है, इन्होंने बेच दी गाड़ी। ठीक है, अब मुन्ना भैया का ऑप्शन है कि वो जा सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ। क्यों? क्योंकि क्या उन्होंने अपनी मर्जी से गाड़ी बेची थी? नहीं नहीं। क्या उनका कंसेंट फ्री था? नहीं नहीं। जब कंसेंट फ्री नहीं है तो कोर्ट ऑफ लॉ जा सकते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा के अपनी गाड़ी वापस ले सकते हैं और 1 लाख रुपए वापस दे देंगे। ठीक है, बट अगर एक ऑप्शन 2 एक्सरसाइज करते हैं, ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 एक्सरसाइज करते हैं कि कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, गाड़ी गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने आप देख लेंगे, कुछ निपटारा अपने आप कर लेंगे। निपटारों की बातें, इलीगल बातें हम लॉ क्लास में तो नहीं करेंगे ना, हम नॉर्मल बात करेंगे। मुन्ना भाई ने कहा कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। ऑप्शन 2, जब वो कुछ नहीं करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहता है। तो कहने का मतलब ये है फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है। अगर वो ऐसा मान ही लेंगे कि फ्री है कंसेंट तो वैलिड ही है। अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड एबल कराया जा सकता है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट नीड टू बी वॉलेंट्री, सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है, सेक्शन को आप इग्नोर कर सकते हैं। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोएर्जन, मतलब जोर जबरदस्ती, अनड्यू इन्फ्लुएंस, जैसे बागबान में बाप बेटे का था, या मैंने अपनी और मेरी बहन का एग्जांपल दिया, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, मिस्टेक से। इफ कंसेंट इज नॉट फ्री देन द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू, देन नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। इसको मैंने बताया आपको, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एबल है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो। ओके, कंसेंट को फ्री होना पड़ेगा ताकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड हो पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एज सन फोर्ज्ड बीज नेम, ए का बेटा है, बेटा, उसने बी का नाम फोर्ज कर लिया टू अ प्रोमिसरी नोट, एक प्रोमिसरी नोट है। बी अंडर द थ्रेट ऑफ प्रोसिक्यूटिंग एज सन obtains a bond from A for an amount of the forged note। इसको बोला कि अच्छा तेरे बेटे को मैं जेल लेकर जाऊंगा, वरना तो तू ऐसा कर, इस बॉन्ड का जो पैसा ना मुझे दे दे। ओके, इफ बी सूज ऑन दिस बॉन्ड द कोर्ट मे सेट द बॉन्ड असाइड, क्योंकि यहाँ पे कंसेंट फ्री नहीं थी दोस्तों, क्योंकि यहाँ अपनी मर्जी से नहीं हुआ है जो भी हुआ है ट्रांजैक्शन ए और बी के बीच में। कोर्ट के पास जाओगे तो इसको वो वॉइड कर देगा, तो ये ऑप्शन है ना। तो जहाँ पे भी कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, फ्रॉड जैसी बातें हो रहती हो जो हमारे सिलेबस में नहीं है, आप खुश रहिए क्योंकि बहुत डिटेल है इसकी, बहुत डिटेल है। मुझे 13 घंटे लगते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाने में। अब वो जो हम लोग 1 घंटे में अब ये कर लेंगे और 3-4 घंटे और लगाएंगे और बाकी सब कुछ भी कर लेंगे। ओके, तो वी आर लकी इन दैट सेंस एज बैंकर्स। अभी क्या हमें समझ में आया, कंसेंट अगर फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। ओके, वैलिड, इसको हम इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करा सकते हैं क्योंकि ये वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये आपकी बुक में दे रखा है मैकमिलन में। क्या बोल रखा है, ए अ मनी लेंडर एडवांसेस ₹100 टू बी। ए जो है बी को 100 रुपये दे रहा है। एन एग्रीकल्चरिस्ट, बी एक एग्रीकल्चरिस्ट है, एंड उसको मतलब ढकोसला सा करके, कुछ तो अनड्यू इन्फ्लुएंस करके बोल रहा है कि देख पैसे तो मैं 100 रुपये दे रहा हूँ, बट मैं लिख रहा हूँ कि मैं 200 रुपये दे रहा हूँ। एक्चुअली में ये नहीं है, बट ऐसा लिख रहा है। अनड्यू इन्फ्लुएंसेस इंड्यूसेस टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर ₹200 विद एन इंटरेस्ट ऑफ 6%।
अगर बी कोर्ट ऑफ लॉ के पास जाते हैं, बोलते हैं कि जोड़ मतलब अंडर इन्फ्लुएंस था, मेरा कंसेंट फ्री नहीं था, तो कोर्ट इसको इस 200 रुपये वाले बॉन्ड को मना कर सकता है, जितने रुपए दिए थे उतने ही वापस देने होंगे, और जो सही सा इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग इन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लेके वापस दे दिए जाएंगे। जो ये 200 रुपये वाला बॉन्ड है इसको सेट असाइड किया जा सकता है, बट तब जब भी कोर्ट ऑफ लॉ के पास जाता है, क्योंकि कंसेंट फ्री नहीं था दोस्तों। ओके, द कोर्ट में सेट द बॉन्ड असाइड ऑर्डरिंग बी टू रुपे ओनली 100 विद सच इंटरेस्ट एज इट मे सीम जस्ट। ये बुक में दिया हुआ है आपका एग्जाम्पल, हो सकता है ABCD फॉर्मेट में, यहीं से मैकमिलन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। जो कहानी सुनाई हुई ना, ये तो केस स्टडी होती है, क्वेश्चन जो केस स्टडी के फॉर्म में आते हैं वो ऐसे ही तो आते हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एसेंशियल दैट इज लॉफुल कंसिडरेशन। मतलब जो दे रहे हैं ना वो लॉफुल होना चाहिए। ये बोल रहे हैं धीमे 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 धीमे, नो नो नो, ये सस्ते नशे इज नॉट अ कंसिडरेशन कि आप मैं आपसे कोई काम करा लूँ और आप ले चरस गांजा ये वो कुछ कुछ गंदी गंदी बातें ले लो। दिस इज नॉट अ लॉफुल कंसिडरेशन। जहाँ पे लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एंड अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। ओके, the agreements must be supported by a lawful consideration, and consideration means something in return, जो हम पहले ही बोल चुके हैं। something in return may be an act or absistence, मतलब या तो कुछ करने के लिए या ना कुछ करने के लिए, absistence मतलब ना करने के लिए, but it must be real and lawful, it has to be real and it has to be lawful। आइए आपकी बुक में दिया हुआ है मैकमिलन में, आइए इसको पढ़ते हैं। ए ने बी को अग्री किया कि वो गाड़ी बेचेगा, प्रोवाइडेड दैट ही गिव्स ₹1 लाख। तो एक ऑफर था, है ना, मतलब एक प्रपोजल था, उसको एक्सेप्टेंस मिली, तो प्रॉमिस हो गया कि ठीक है इसमें कंसिडरेशन आया कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का। ए जो है गाड़ी बेचेगा, ये पैसे देगा, ये गाड़ी देगा, ये गाड़ी मान लो, ठीक है, ये पैसे देगा बी, और इस बात पे अग्रीमेंट हो गया। और अगर नहीं, अगर दोनों में से कोई भी पार्टी अपनी वादा जो है वो नहीं निभाती है तो क्या कोर्ट ऑफ लॉ के पास जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, क्योंकि एनफोर्सेबल है, इसलिए तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो जो ए ने प्रॉमिस किया कि मैं गाड़ी दूंगा और बी ने प्रॉमिस किया मैं पैसे दूंगा, ये तो कंसिडरेशन है ना। ए प्रॉमिस टू सेल द कार इज कंसिडरेशन फॉर बी इज प्रॉमिस टू pay the money, and B is promised to pay the money for the consideration for A is promised to sell the car। दोनों एक दूसरे को कुछ दे रहे हैं। These are lawful considerations and the contract is enforceable at law। It must be remembered that an agreement without consideration is void, very very important। Void मतलब null, मतलब zero, it has no legal impact, not enforceable by law, तो वो void बन जाता है। Okay, however एक केस है। अब ये अगर क्वेश्चन आपकी बुक जो है, आपका एग्जामिनर जो है, आपका इंस्टीट्यूट अगर ट्रिकी बनाना चाहता है पेपर को, जैसे जून में BFM का पेपर ट्रिकी बन गया था, हो सकता है इस बारी BL का पेपर ट्रिकी बन जाए, है ना। जून में पहले एक पेपर 10 को और 11 को था जून में, और फिर ABFM और ABFM और BRBL के बीच में काफ़ी 6 दिन का गैप था, ठीक है। अब क्या होने वाला है, व्हाट इज हैपनिंग दिस टाइम इन दिसंबर 2023 में आपका फर्स्ट 2 पेपर्स में गैप है, थर्ड पेपर में भी अच्छा खासा ABFM में भी गैप है, बट 9 दिसंबर को ABFM है और 10 दिसंबर को BRBL है, यहाँ समय नहीं है। जैसे पिछली बार BFM में टाइम नहीं था, इस बार BRBL में टाइम नहीं है। पेपर वहाँ पे BFM का ट्रिक ही बना था, हो सकता है इस बारी BRBL का बन जाए। वी डोंट नो क्या होने वाला है, हमको पता नहीं है, इसलिए हम हर तरीके से तैयार होके जाएंगे और बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि क्या पता नेक्स्ट बार नेगेटिव मार्किंग आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए जो अननेसेसरी दिमाग और ज़्यादा लगाना पड़े। मेहनत कर रहे हैं तो अच्छे से कर लेते हैं, ये एक एक्सेप्शन है जहाँ पर अगर कंसिडरेशन नहीं भी होता है तभी भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आई हैव टेकन दिस कंटेंट फ्रॉम योर बुक इटसेल्फ। क्या बोल रहे हैं, जब कोई अग्रीमेंट नेचुरल लव से बनता है, नेचुरल लव हस्बैंड वाइफ का नेचुरल लव नहीं है, बाप बेटे का, बाप बेटी का, माँ बेटी का, ये सब नेचुरल लव है। जब किसी नेचुरल लव या अफेक्शन से कोई अग्रीमेंट बनता है और फैमिली अरेंजमेंट में ही होता है, नियर रिलेशन टू ईच अदर होना चाहिए,
और अगर वहाँ पे राइटिंग में है और रजिस्टर्ड है तो अगर कंसिडरेशन नहीं भी है ना तो भी चलेगा। जैसे एक पापा ने अपने बेटे को कहा कि मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा या एक बेंटली गाड़ी दूंगा, ठीक है, ऐसा बोला, आउट ऑफ नेचुरल लव बोला, रिलेशन ऐसा है, फैमिली अरेंजमेंट है, नियर एंड डियर वन है, और लिखित, नो सिर्फ बोला नहीं, लिखित में रजिस्टर किया, राइट करके रजिस्टर करा लिया, कोई प्रॉपर्टी दी पापा ने बेटे को, रजिस्टर करके राइट करके दे दिया, तो कंसिडरेशन पापा ने बच्चे से कुछ नहीं भी लिया, या वाइस वर्सा बेटे ने पापा से कुछ नहीं भी लिया, तभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो कंसिडरेशन की एक एक्सेप्शन दी हुई है हमारी बुक में कि जब कॉन्ट्रैक्ट, जब कोई अग्रीमेंट आउट ऑफ नेचुरल लव और अफेक्शन बनने वाला है, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ नेचुरल लव और अफेक्शन बनने वाला है और फैमिली अरेंजमेंट बोले तो नियर एंड डियर वन में होने वाला है, और वो राइटिंग और रजिस्टर्ड तीनों ही बात है, तो कंसिडरेशन नहीं भी होगी तो भी चलेगा, और यही बात लिखी हुई है, विदाउट कंसिडरेशन चल जाएगी बात, तभी भी कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड मान लेंगे। ओके, जैसे मिस्टर ए आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन promises to give his son Mr. B a sum of ₹1,000. A puts his promise into writing and registers it. This is a valid contract even though there is no consideration for B. A promise to compensate a person, to compensate a person who has already done something voluntarily for the promiser, or done something voluntarily that the promiser was legally bound to do is enforceable at law. जैसे मान लेते हैं मैं जा रही थी घर, अपने घर को जा रही थी और मेरे पड़ोसी के घर में आग लग रही थी, ठीक है, मैंने फटाफट से वॉलेंटारली उसको आग को बुझाया, क्या मैं बाद में कंसिडरेशन अब एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? ये बोल रहे हैं अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से मैं बोलूँ कि मुझे कंसिडरेशन चाहिए, वो दे दे तो ठीक है, नहीं दे तो क्या मैं उसको ज़बरदस्ती कह सकती हूँ? नहीं। बट अगर वो अंदर था और बोल रहा दिशा मुझे बचा ले, पानी डाल दे, और फिर मैं करती हूँ, तो फिर मुझे कंसिडरेशन उसे देनी पड़ेगी। ओके, इतनी डिटेलिंग में हमारे कंटेंट में दिया हुआ नहीं है, मैं आपको फिर भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक एक दो लाइन मेंशन कर रखी है, जहाँ एक एक दो लाइन मेंशन कर रखी है और पेपर ट्रिकी आ जाता है, गड़बड़ हो सकती है, इसलिए हम उस कंटेक्स्ट को भी पढ़ते चले जा रहे हैं। ओके, एक बार हमने सुना होगा, कुछ एग्जाम्पल देख रखा होगा, पेपर टफ भी बनता है, हम उसको आंसर दे पाएंगे। जैसे कि ए फाइंड बीज वॉच एंड गिव्स इट टू हिम, वॉलेंटरली दे रहे हैं। बी प्रोमिसेस, वॉलेंटरी मतलब अपनी मर्जी से, बी प्रोमिसेस टू गिव अ सम ऑफ ₹100, बोला कि मैं चल दूंगा तुमको, तो अब देना पड़ेगा, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इसको भी कॉन्ट्रैक्ट ही बोलते हैं। द अग्रीमेंट मस्ट बी एंटर्ड फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल इट शुड नॉट बी फॉरबिडन बाय लॉ और मस्ट नॉट बी फ्रॉडलेंट, that is to commit a fraud must not be immoral but must not be opposed by public policy etc. ऑब्जेक्ट जो है वो लीगल होना चाहिए, इसका एक एग्जाम्पल और पढ़ेंगे थोड़ी देर में, बस नेक्स्ट 2-3 मिनट्स में। आइए कंपीटेंट पढ़ते हैं। पार्टीज आर कंपीटेंट, जो भी जना, पार्टीज मतलब यहाँ पे कोई डांसी वाली पार्टी नहीं हो रही है, पार्टीज मतलब जो लोग आ रहे हैं, आप तो बैंकर्स हैं ना, डांसी वाली बातें मैं करती हूँ जो फाउंडेशन पे 12th वाले बच्चों से जब बाहर पहुँच रहे होते हैं, वो CA में एंट्री ले रहे होते हैं, वहाँ पे सब बातें करते हैं। आप लोग तो बैंकर्स हैं, आपको तो पता है पार्टीज कौन है ना। जब पार्टीज, जब दो पार्टीज या दो से ज़्यादा पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं तो उन पार्टीज को कंपीटेंट होना पड़ता है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो ना तो बच्चे होने चाहिए, मतलब माइनर नहीं होने चाहिए, 18 साल से ऊपर उम्र के होने चाहिए इन जनरल सर्कमस्टांसेस, और अगर आप गार्जियन हो, मतलब जहाँ पेरेंट्स नहीं है, गार्जियन के साथ रहते हो, तो एक मेजर की एज होती है 21 ईयर्स। ये एक छोटी सी 1 लाइन दे रखी है आपकी बुक में, बट वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, पेपर डिफिकल्ट आएगा तो यहीं से बनेगा। कोई बंदा इनसेन नहीं होना चाहिए, मतलब क्रेजी या मेंटली अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, या कोई ऐसी सिचुएशन में नहीं होना चाहिए जहाँ वो अपने सोच समझ के डिसीजन ना ले पाए, जैसे ड्रंक ऑन स्टेज। आप इतने इंटॉक्सिकेटेड हो, इतनी ज़्यादा आपने शराब या कुछ इस तरीके का व्यंजन लिया हुआ है, पदार्थ लिया हुआ है जिससे आप सोच समझ के डिसीजन नहीं ले सकते, उस समय आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो डिसक्वालीफाइड है बाय लॉ,
कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं कर सकते। मतलब मान लेते हैं कोई जना जो है वो जेल की सलाखों के पीछे है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। कोई ऐसा बंदा है जो किसी दुश्मन देश का है, मतलब इंडिया और उस देश की लड़ाई चल रही है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते जब तक ये वॉर चल रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। अगेन वो माई सिलेबस में नहीं है, मैंने एग्जाम्पल आपको आउट ऑफ वे जाके बताया या बुक में नहीं दिए हुए आपके। ओके कोई बंदा 18+ ईयर्स का होना चाहिए टू बी कंसिडर एज कंपिटेंट पार्टी टू बी कॉन्ट्रैक्ट। साउंड माइंड का होना चाहिए, सोच समझ के डिसीजन ले सकते हैं, पागल या इनसेन या मेंटली अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, एंड नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से मना नहीं होना चाहिए किसी भी कानून के अंदर। जैसे ये केस एग्जैक्टली सेम केस आपके एग्जाम में आया था, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। यहाँ क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड इन हियर, मैं समझाती हूँ आपको। जैसे नहीं एग्जैक्टली ये हुआ था। धर्मोदास घोष एक बंदा था, धर्मोदास घोष वॉज अ माइनर, 18 साल से कम इनकी उम्र थी। ओके इन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, एक इमूवेबल छोटी सी प्रॉपर्टी थी, वो गिरवी रख दी किसके पास, ब्रह्मोदत्त के पास। ब्रह्मोदत्त के पास इन रिटर्न ऑफ 20,000 समथिंग रुपीज, 20,000 रुपये के लिए कि मुझे 20,000 रुपये दोगे, मैं अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्होंने पास गिरवी रख दी। ब्रह्मोदत्त के एक एजेंट थे, इस एजेंट का नाम था केदारनाथ। इस एजेंट का नाम था केदारनाथ। ओके धर्मोदास घोष ने अपनी प्रॉपर्टी रखी ब्रह्मोदत्त के पास कि मुझे आप 20,000 रुपये दो। ब्रह्मोदत्त ने केदारनाथ जो इनका एजेंट था बोला कि ऐसा है, इसको 10,500 रुपये पहली इंस्टॉलमेंट दे दो, बाकी पैसे बाद में देते हैं। ये पैसे लेकर धर्मोदास घोष अपने घर को, अब धर्मोदास घोष को की मम्मी को, इनकी मम्मी को जब ये बात पता चली कि ऐसा कुछ अरेंजमेंट हुआ है, तो इनकी माँ ने, इनकी मदर ने एक लेटर लिखा केदारनाथ को, ब्रह्मोदत्त को, कि ऐसा है कि आपने जो पैसे दिए हैं मेरे बेटे को और जो प्रॉपर्टी ली है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, क्योंकि वो माइनर था। धर्मोदास घोष वाज अ माइनर व्हेन यू एंटर्ड इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट, दिस अरेंजमेंट। अब क्या हुआ, ये केस जो गया कोर्ट में गया, ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब ये केस जो है कोर्ट ऑफ लॉ में गया। जब कोर्ट ऑफ लॉ में गया वो चलता गया लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट से, अपर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो ब्रह्मोदत्त की डेथ हो चुकी थी और इनकी बीवी थी मोहरी बीबी। वरना आप लोग अभी तक सोच रहे होंगे मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, मोहरी बीबी कहाँ है। धर्मोदास घोष वाज अ माइनर, इनकी बीवी थे मोहरी बीबी और इनकी डेथ हो गई थी। तो मोहरी बीबी सुप्रीम कोर्ट में गई और बोला कि ऐसा है कि जो हम प्रॉपर्टी तो दे रहे हैं बट जो 10,500 रुपये लिए हैं हमसे वापस दे दो ना। ये बोल रहे हैं हमारे पास पैसे है नहीं, खत्म हो चुके हैं, माइनर था ये, ठीक है। तो कोर्ट ने बोला ऐसा है क्योंकि इन दोनों को पता था कि माइनर है और फिर भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया इन्होंने, कुछ नहीं मिलने वाला, नथिंग, कोई बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला। अगर बेनिफिट्स एंजॉय कर चुका है तो यू कैन नॉट गेट इट बैक, बट ये प्रॉपर्टी जो है वो वापस देनी पड़ेगी। तो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष में बताया गया कि जब भी कोई भी पार्टी को एंटर करना है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो इट हैज़ टू बी पार्टी कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इन जनरल 18 साल की उम्र से ऊपर होना चाहिए, और जहाँ पे गार्जियन और वार्ड एटसेट्रा आ जाता है वहाँ 21 ईयर के ऊपर का बंदा होता है जो मेजर होता है, ऐसा मेंशन किया हुआ है आपकी एक लाइन में, ये देखते हैं। ओके तो सेक्शन 11 बात करता है, सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है कि आप मेजर होने चाहिए व्हेन यू आर अ पार्टी एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। एक लीडिंग केस स्टडी है जहाँ माइनर की कैपेसिटी के बारे में बात कर रखी है कि अगर कोई बंदा है जो माइनर है, उसने पैसे बोरो करे हैं मूल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो वो मूल प्रॉपर्टी तो वापस देनी पड़ेगी, पैसे भी नहीं मिलने वाले हैं,
क्योंकि ये बंदा जो था वो इनकेपेबल था टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, स्टार्टिंग से ही वॉइड है। अगर आप किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हो वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है। आपको ये सारी बातें इसलिए नहीं पढ़नी है क्योंकि मैंने आपको ये सारी बातें यहाँ समझा दी हैं। ओके ऐसे ही अगर कोई बंदा, सेक्शन 12 बात करता है अनसाउंड माइंड के बारे में, अगर कोई बंदा अनसाउंड माइंड का है, स्टेबल नहीं है, मेंटली इज नॉट एबल टू टेक प्रूडेंट डिसीजन, अपने लिए सही सोच समझ के डिसीजन नहीं ले सकता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। बट अगर कोई ऐसा बंदा है जो है तो मेंटल असाइलम में, बट कभी कभी उसको दोहरे पड़ते हैं, दिमागी दोहरे पड़ते हैं, पागलपंती के दोहरे पड़ते हैं, उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट में आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। बट वो कभी कभी सही रहता है, जब वो सही रहता है और उस समय कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। ओके इसके एग्जाम्पल दिया हुआ है, आइए देखते हैं। A patient in a lunatic asylum, मतलब पागल खाना, who is at intervals of sound mind may contract during those intervals, जब वो साउंड माइंड का होता है ना उस दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। अ सेन मैन, एक साफ मतलब बढ़िया दिमाग वाला आदमी है, इज डिलेरियस फ्रॉम फीवर, मतलब इतना बुखार है कि आप वॉशरूम तक नहीं जा पा रहे, लेट्स से फॉर एग्जांपल डिलेरियस एकदम अपने होशोवास में नहीं है, और हु इज सो ड्रंक, इतना नशे में है दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट or form a rational judgment as to its effect on its interest, cannot contract whilst such delirium or drunkenness last। जब तक ये शराब का नशा या फिर जो बीमारी के कारण डेलीरियम है, जब तक ये रहने वाला है तब तक आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, ऐसे सेक्शन 12 बोलता है। सेक्शन 10 में वैलिड पढ़ा हमने, सेक्शन 11 में मेजर वाली बात पढ़ी, माओरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष का केस लो पढ़ा, और सेक्शन 12 में हम सेन वाली बातें कर रहे हैं। अनसाउंड माइंड का बंदा नहीं होना चाहिए, पार्टी इज कम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ के बारे में बात ही नहीं करी, जिसमें फिर भी मैंने 2 एग्जाम्पल आपको थोड़ी देर पहले बताए थे। अब चलते हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट के बारे में। मान लेते हैं एक कोई स्टूडेंट है, पेपर था उसका, पेपर लीक कराने के लिए पैसे दिए, ठीक है। अगर पेपर लीक करके दे दिया और पैसे नहीं मिले, या पैसे ले लिए पेपर लीक नहीं किया, क्या ये लीगल ऑब्जेक्ट था? क्या इसे एनफोर्स कराया जा सकता है? क्या आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हो? नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज नॉट लीगल, इट हैज टू बी अ लीगल ऑब्जेक्ट, देयर मस्ट बी लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, फेलिंग विच इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये फेल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये भी केस लो है, एस.एल. फर्नांडिस वर्सेस वी.एम. फर्नांडिस, एक केस था, गोवा का केस था ये। ओके द प्लेंटिफ, मतलब जो ओनर था, देखो जो पहले लिखा होता है ना केस लॉ, जो लिखा होता है, जो पहले वाला होता है वो प्लेंटिफ होता है, जो बाद वाला होता है वो डिफेंडेंट होता है। प्लेंटिफ वो होता है जो कोर्ट में केस लेकर जाता है। ओके तो द प्लेंटिफ द ओनर ऑफ द बार, जिसके पास लाइसेंस था कि वो शराब बेच सकता है, सेल कर सकता है लिकर, transferred the management of the bar and liquor and to sale who the defendant who doesn't have such license। अब इनके पास एस.एल. फर्नांडिस के पास लाइसेंस है, वी.एम. फर्नांडिस के पास लाइसेंस नहीं है बार चलाने का, वो बोलता है चल तू बेच ले, ठीक है। The court held that the transferring business and sale of liquor to a person without the license was prohibited by law and thus not enforced। अब इसको एनफोर्स नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉफुल ऑब्जेक्ट ही नहीं था अपना बिजनेस एक बंदे को ऐसे को ट्रांसफर करना जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है ना दोस्तों, जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है। नेक्स्ट इज लीगल रिलेशनशिप, जैसे पापा जी और बेटा जी का समझा था वैसे ही है चंगी पांडे की बेटी है नन्या पांडे, बोला कि अगर तूने एक ब्लॉकबस्टर मूवी दी तो मैं तुझे एक मर्सिडीज कार दूंगा। इन्होंने जोन सी भी मूवी दी, मैं बीवी समथिंग करके, तो वो करके मूवी थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, पति पत्नी और वो ये समथिंग मूवी थी, ठीक है, व्हाटएवर मूवी इन्होंने ब्लॉकबस्टर मूवी दी। और पापा के पास गई मर्सिडीज, पापा बोल रहे यार तुमने बहुत पैसे कमाए खुद ले लो, क्या कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि लीगल रिलेशनशिप नहीं है, देयर हैज़ टू बी लीगल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप में ऐसे तो हस्बैंड वाइफ कितनी बातें बोलते हैं, जाते हुए सब्जी ले आना, पत्नी बोलती है पति को, पति लेकर नहीं आता, तो क्या कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं? डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, सोशल रिलेशनशिप में बहुत बातें होती हैं, क्योंकि वो एनफोर्सेबल नहीं होती तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है ना।
Okay, the parties must intend to create a legal relationship. Agreement of social or domestic nature do not contemplate legal relationship, so they are not contracts. For example, a husband promising his wife to buy her a necklace on occasion of her birthday is not a contract. बहुत बेहतरीन एक केस लो है यहाँ पर भी, बैल्फर वर्सेस बैल्फर. अब सरनेम सेम है, या तो भाई बहन होंगे या हस्बैंड वाइफ होंगे. ये है मिसेस बैल्फर और ये है मिस्टर बैल्फर. ये रहने वाले थे श्रीलंका के, छुट्टियां मनाने के लिए इंग्लैंड गए. ओके, मिसेस बैल्फर की तबीयत खराब हो गई यहाँ पर, जिसकी वजह से मिसेस बैल्फर को इंग्लैंड ही रहना पड़ा और मिस्टर बैल्फर वापस श्रीलंका को चले गए. जब मिसेस बैल्फर इंग्लैंड में थी और मिस्टर बैल्फर जा रहे थे, उन्होंने कहा मैं हर महीने आपको 30 यूरो भेजा करूँगा. ठीक है, 30 यूरो भेजा करूँगा हर महीने. अब ये चलता रहा कुछ समय तक. फिर मिस्टर बैल्फर ने पैसे देने बंद कर दिए क्योंकि इनके बीच में कुछ दरारें आ गई थी, कुछ भेदभाव आ गए थे. मिसेस बैल्फर चली गई कोर्ट ऑफ लॉ में और बोला कि ऐसा इन्होंने वादा किया था जो अभी निभा नहीं रहे हैं. तो यहाँ के लॉर्ड्स ने, यहाँ के जजेस ने ऐसा डिसाइड किया कि एक सोशल रिलेशनशिप में बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं, क्योंकि वो एनफोर्सेबल नहीं होता है तो इस कोर्ट ऑफ लॉ इसके बारे में कोई हेल्प नहीं कर सकता. ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड ही नहीं है. आपस में आप दोनों की बात है, हस्बैंड वाइफ की, आपस में निपटारा कर लो, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन जो है वो लीगल नहीं था. इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एक्चुअली इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, क्योंकि एनफोर्सेबल ही नहीं है ना. क्या बोल रहे हैं, इन केस ऑफ बैल्फर वर्सेस बैल्फर, ए हस्बैंड प्रॉमिस्ड to pay his wife and household allowance of 30 GPB per month. Later the parties separated and the husband failed to pay the amount. The wife sued him for the allowance. However, the court held the agreements such as these were outside the realm of contracts altogether. इसको हम कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ रिलेशनशिप ही लीगल नहीं है. जैसे मोरी बीवी वर्सेस दलबोदास घोष आया था जून में, हो सकता है आपके पास बैल्फर वर्सेस बैल्फर आ जाए. आई होप आप लोग को समझ में आया है. समझ आया तो लाइक ज़रूर दीजिएगा. आइए बढ़ते हैं एक और essentiality for a valid contract, that is agreement not expressly declared to be void. अगर कोई अग्रीमेंट साफ स्पष्ट शब्दों में या तो इलीगल करार दिया गया है या बोल दिया गया है ही नहीं, वॉइड है, इसको एनफोर्स ही नहीं कर सकते, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? ऑफ कोर्स नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है. एन अग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड और इलीगल बाय लॉ, है ना. जैसे कि हमने गब्बर सिंह और मोगैम्बो का एग्जाम्पल लिया था. बात करते हैं कंसेंसस एड ईडम या फिर मीटिंग ऑफ माइंड. मतलब जो मैं बेचना चाह रही हूँ वही आप खरीदना चाह रहे हो. ऐसा नहीं कि मिस्टर शाह खरीदना चाहते हैं लीला कैफ़े और अनुपमा बेचना चाह रही है अनुपमा डांस एकेडमी, और ये सोच रहे हैं कोई प्रॉपर्टी लेना देना हो रहा है. क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? नो. देयर हैज़ टू बी कंसेंसस एट ईडम, देयर हैज़ टू बी मीटिंग ऑफ माइंड. एट द सेम टाइम, सेम तरीके से, सेम सेंस में जब दो पार्टी सोच रही होती है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है. ओके, द एसेंस ऑफ अग्रीमेंट और इन टर्न कॉन्ट्रैक्ट इज मीटिंग ऑफ माइंड्स. The parties to an agreement must have agreed upon the subject in the same sense and at the same time. Unless there is consensus ad idem, there cannot be any contract. Okay, कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता. मान लेते हैं मैं ऑल्टो बेचना चाहती हूँ, आप मारुति सुजुकी खरीदना चाहते हैं, मैं मारुति ऑल्टो बेचना चाहती हूँ. मेरे पास दोनों गाड़ी थी, मैं सोच रही हूँ मैं ऑल्टो बेच रही हूँ, आप सोच रहे हैं आप सुजुकी खरीद रहे हो. क्या मीटिंग ऑफ माइंड हो रहा है? नहीं. तो ये क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं. ओके, देन इट हैज़ टू बी सर्टेन एंड केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस. अगर आपको ऑयल खरीदना है, साफ बताना पड़ेगा कौन सा ऑयल है. कुकिंग ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है, पेट्रोल वाला ऑयल है, एसेंशियल ऑयल है. खाली जहाँ पे भी एम्बिग्विटी है वो सर्टेनिटी नहीं है. जहाँ सर्टेनिटी नहीं है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. ऐसे ही जब विकी कौशल बोल रहा है तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, क्या ये पॉसिबल है? 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा, क्या ये पॉसिबल है? अरे नहीं. मैरी मी एंड गाय आई विल गेट यू चांद सितारे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकती. इट कैन नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ओके, आपकी बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देखते हैं. ए agrees to sell B 50 tons of metal to for ₹60 crore. मेटल कौन सा भाई? 60 करोड़ तो ठीक है, बेचना भी सही है, खरीदना भी सही है. कौन सा मेटल? इतना बड़ा तुमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था 8th क्लास में. हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बैरोन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. कौन से कंपाउंड को मिक्स करके मेटल बना रहे हो?
However, there is nothing in the agreement to show that what kind of metal is intended. The agreement is void for uncertainty. Yes, uncertain है क्योंकि, और एक और impossible. A agrees to B to bring back to the life B's dead infant son. The agreement is void क्योंकि impossible है, परफॉर्मेंस किसी मरे हुए जने को जिंदा आप कर ही नहीं सकते हो. जब कोई चीज़ impossible होती है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकती. और ये लास्ट पढ़ रहे हैं लीगल फॉर्मेलिटीज़. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जहाँ पर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ ज़रूरी है, जैसे अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर ट्रांसफ़र करते हो, प्रॉपर्टी खरीदते हो, बेचते हो, तो उसमें रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी है, स्टैंपिंग भी ज़रूरी है. अगर ये दोनों नहीं हुई हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता है. बोल रहे हैं जहाँ पर भी where nature of agreement is such that it requires compliance with certain formalities, such requirements should be fulfilled. A contract may require registration in addition being written, जैसे कि यहाँ पर था. Okay. However, as regards to legal effects, an oral agreement has the same effect as written agreement. वैसे in general तो oral और written दोनों agreements valid है, but जहाँ पर legal formality है कि written में ही होना चाहिए, registered ही होना चाहिए, stamping हुई होनी चाहिए, वहाँ पर करना पड़ेगा, ऐसा कोई कानून बोल रहा है तो. ओके, विद दिस वी आर डन. और ओरल और रिटन अग्रीमेंट के बारे में मैंने जस्ट अभी बात करी, वही यहाँ पर स्क्रीन पर लिखी हुई है. इन जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स ओरल भी हो सकते हैं और रिटन भी हो सकते हैं, बट ऐसा अगर कोई कानून कहते हैं, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है, मॉर्गेज जो है वो राइटिंग में ही होना पड़ेगा. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोल रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को राइटिंग में ही होना पड़ेगा. तो जहाँ पर भी चीज़ें राइटिंग में ही होनी पड़ेगी वैसे ही चलेगा, उसको ओरल बोल के काम नहीं किया जा सकता. वही बातें यहाँ पर लिखी हुई है. ये रहा टीपीए का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और बैंकिंग कैसे रिलेट कर रहा है इसको पढ़ते हैं. आइए देखते हैं. और बस आज का सेशन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है. इसके बाद कुछ MCQs करेंगे एंड विल बी डन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इसके बाद 5 पार्ट्स और रहते हैं. अगर आपको आज का सेशन समझ आएगा तो आपको बैलेंस सेशंस भी बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे. ठीक है. ऑल द बैंकिंग सर्विसेज, प्रोसीजर्स, ट्रांजैक्शंस, चाहे एक तरीके से ले लो या दूसरे तरीके से ले लो, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट के ही पार्ट होते हैं जब बैंक में भी हो रहे होते हैं. और बैंक एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में होता है, ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप में काम कर रहा होता है. ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन अ बैंकर एंड अ कस्टमर इज ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप एंड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन. कि ट्रांजैक्शन कैसे हो रही है, आप कुछ दे रहे हैं, ले रहे हैं, लोन दे रहे हैं, पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, कुछ लॉकर में रखवा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या रिलेशन हो रहा है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है, क्या अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द बैंक एंड इट्स कस्टमर. ओके, जहाँ पैसे डिपॉजिट कराए जाते हैं कस्टमर के द्वारा, तो यहाँ पे डेटर और क्रेडिटर की रिलेशनशिप है बिटवीन द बैंकर एंड द कस्टमर. कस्टमर क्रेडिटर हो जाएगा, बैंकर डेटर हो जाएगा. जहाँ पर बैंक ने लोन दिया है वहाँ रिलेशनशिप है क्रेडिटर डेटर का. जहाँ पर क्रेडिटर डेटर का रिलेशन हो जाता है जहाँ पर पैसे बोरो करे गए हैं. ठीक है, तो बैंकर हो जाता है क्रेडिटर, डेटर हो जाता है कस्टमर. जहाँ पर आपने कुछ बैंक ने एक्सेप्ट करी है कोई सिक्योरिटीज, वैल्यूएबल्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा. ठीक है, तो यहाँ पर बेलर और बेली का रिलेशनशिप हो जाता है. जो गुड्स दे रहा है वो बेलर है, जो गुड्स ले रहा है वो बेली है. तो क्योंकि बैंक गुड्स ले रहा है तो वो बेली बन जाता है और कस्टमर बन जाता है बेलर. ओके, तो बैंक और कस्टमर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, बेली बेलर का. ठीक है जी. फिर बात करते हैं जब एंसिलरी सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, ट्रांसमिटेंस ऑफ फंड्स करना है, तो रिलेशनशिप कैसा है, एजेंसी का रिलेशनशिप है. तो कस्टमर का एजेंट बन गया प्रिंसिपल. जब प्रिंसिपल के बिहाफ पे बैंक कुछ काम कर रहा है, कस्टमर के बिहाफ पे बैंक कुछ काम कर रहा है, तो बैंक एजेंट बन गया कस्टमर का. और जब कुछ हायरिंग हो रही है, कोई सेफ डिपॉजिट, वॉल्ट, लॉकर एटसेट्रा लिया जा रहा है, तो रिलेशनशिप बन जाता है लेसर और लेसी का. क्या बोला, जब मैंने आपको पैसे दिए, आप बैंक है, मैंने आपको पैसे दिए, तो आप बैंक बन गए डेटर, मैं बन गई क्रेडिटर. जब आपसे मैंने पैसे उधार लिया तो आप बन गए क्रेडिटर, मैं बन गई डेटर. जब मैंने आपके पास कोई सिक्योरिटीज एटसेट्रा रखवाई, मतलब मैंने गुड्स दिए एक तरीके से, तो मैं बन गई बेलर और आप बन गए बेली. जब मैंने आपसे एंसिलरी सर्विसेज कुछ पैसे वैसे ट्रांसफ़र कराए तो आप बन गए मेरे एजेंट.
और जब मैंने आपसे कोई सेव लॉकर एटसेट्रा ले लिया तो हमारे बीच में बन गया लेसर लेसी का रिलेशनशिप, लेसर लेसी का रिलेशनशिप बन गया. ओके, ये रहा रिलेशनशिप ऑफ अ बैंक एंड इट्स कस्टमर्स. एंड लेट्स सी अ कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड वी आर डन विद टुडेज सेशन. Dash is said to be free when the parties to the contract agrees to the same thing in the same sense. क्या फ्री होता है जब सेम थिंग सेम सेंस में बात कर रहे होते हैं. जैसे हमने अनुपमा और मिस्टर शाह का एग्जाम्पल लिया था, कंसेंसस एट ईडम. कंसेंट इज सेड टू बी फ्री, कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी फ्री, या अग्रीमेंट इज सेड टू बी फ्री. सेम थिंग सेम सेंस है कंसेंसस एट ईडम. और मुन्ना भैया और गुड्डू भैया का एग्जाम्पल लिया था फ्री कंसेंट में, सर पे गोली रख के हाथ में रखा. फ्री कंसेंट क्या है? कंसेंट. आंसर इज ए टू क्वेश्चन नंबर 1. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट डैश इज void. कॉन्ट्रैक्ट में क्या नहीं है तो void हो जाएगा. कैश नहीं है तो void हो जाएगा, कंसिडरेशन नहीं है तो void हो जाएगा, इंडेमनिटी नहीं है तो void हो जाएगा, गारंटी नहीं है तो void हो जाएगा. जहाँ पैसा नहीं है, और उस पैसे का भी एक हमने एक्सेप्शन दिया था जब नेचुरल लव से आ रहा है, फैमिली रिलेशनशिप में हो रहा है, रिटन है और रजिस्टर्ड है. पापा और बेटे वाला एग्जाम्पल हमने देखा था. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. अ पर्सन हु मेक्स अ प्रपोजल इज नोन एज अ प्रोमिसर, प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी या गारंटर. बन जा तू मेरी रानी, तुझे महल दिलवा दूंगा. तो मैं कौन हुई? प्रोमिसर हुई. आंसर ए है. या क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. अ पर्सन इज सेड टू बी कॉम्पिटेंट इफ, कि वो मेजर है, साउंड माइंड का है, या दोनों ही है. साफ साफ स्पष्ट शब्दों में दोनों ही है. 18 साल से ऊपर होना चाहिए जनरल सर्कमस्टांस में, और साउंड माइंड का भी होना चाहिए. क्वेश्चन जो भी था ये, व्हाट क्वेश्चन वाज दिस? 5 क्वेश्चन देखते हैं. ए एंटर्स इनटू एन अग्रीमेंट विद बी टू रॉब सी. जैसे गब्बर सिंह और मोगैम्बो वाला एग्जाम्पल लिया था. ए ने बी को बोला कि चल सी की चोरी करते हैं, एंड शेयर द मनी. बी रन्स अवे विद ऑल द मनी. ए कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट बी. कर सकते हैं क्या? void है ना, इलीगल है. इट कैन नॉट बी एक्सरसाइज, एनफोर्स नहीं कर सकते. आंसर फॉल्स हो जाएगा. आंसर फॉल्स हो जाएगा दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. मिस्टर एक्स एज्ड 17 कैन एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद मिस्टर वाई एज 25. 18 साल से कम उम्र. क्या ये कॉन्ट्रैक्ट सही है कार खरीदने का? नहीं. आंसर फॉल्स है. 18 साल से नीचे नो कॉन्ट्रैक्ट. Okay, let's see next question. A contract is concluded only when the party to whom the proposal is made accepts it. बन जा तू मेरी रानी, तुझे महल दिलवा दूंगा. अब आप रेडी होगे तभी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तभी तो अग्रीमेंट होगा. ओके, तो ये तो ट्रू है. प्रोमिसर और प्रोमिसी दोनों ओके होने चाहिए. एंड विद दिस वी आर डन. कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक बातें समझ ली. कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होते हैं, सारे अग्रीमेंट ज़रूरी नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो. वॉइड अग्रीमेंट, वॉइडेबल अग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, सारी बातें जो कि कॉन्ट्रैक्ट को एसेंशियल बनाती है हमने आज पढ़ ली. अगर आपको मज़ा आया तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस. आप और पढ़ने के लिए, बाकी सेशंस अटेंड करने के लिए हमारे पेड कोर्स में एनरोल कर सकते हैं. एक्सीलेंस बैच ऑलरेडी चल रहा है. ओके, यू कैन एनरोल योर सेल्फ देयर. न्यू बैचेस आने वाले हैं, आप उनमें भी एनरोल कर सकते हैं. ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट पे जाके यू कैन गेट योर सेल्फ एनरोल्ड इन द अपकमिंग कोर्सेज, इन द करंट कोर्सेज. और दिशा कूपन कोड लेकर आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं वेबसाइट पे. कोई दिक्कत परेशानी आती है कमेंट बॉक्स में पूछेगा. और आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन टेलीग्राम. CMA दिशा इज माई टेलीग्राम ग्रुप. वहाँ पे ज्वाइन करके आप मेरे से टैग करके क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. what else do you want on your YouTube channel? हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं आप. हम ऐसे ही सेशंस आपके लिए लेकर आते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलिएगा. अभी लेते हैं आपसे अलविदा. नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे रात को 9 बजे. संडे टू सैटरडे नहीं, क्या ट्यूसडे टू संडे हम मिलते हैं. मंडे हमारा ऑफ रहता है जनरली. ट्यूसडे टू संडे हम मिलते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, MCQs करते हैं, कंसेप्ट्स देखते हैं, और ऐसे सेशंस भी हम चैनल पर लाते रहते हैं. नॉट ओनली फॉर BRBL बट ऑल फॉर योर रेस्ट ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स ऑल्सो. चारों सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ABM, BFM एंड BRBL.
चैनल पर भी, और कंटेंट इतने ही प्रिसाइजली, इतने ही दमदार तरीके से विद अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल आए या ट्रिकी आए, हम सब कोशिश करेंगे कि हम सॉल्व कर पाएँ। और अगर कोई पेपर ट्रिकी आ भी जाता है तो बैलेंस पेपर्स उसको नॉर्मलाइज करने में हेल्प करें आपके। ठीक है जी, लेते हैं अभी आपसे अलविदा। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में अपना प्यार हमें देते रहिएगा ताकि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए और लेकर आते रहें। Bye bye guys, have a wonderful studying experience at Olive Board. I'll take your leave. This is your friend and your teacher signing off for today.